नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ से निकल के चला गया गुजरात के पास। और आप पिछले 3 महीनों में देखोगे ना, तो महाराष्ट्र बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खो चुका है गुजरात को। वैसे मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र और गुजरात भारत की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स है इकोनॉमी के हिसाब से। स्टेट जीडीपी की आप अगर लिस्ट देखोगे तो टॉप 5 की लिस्ट में आपको मिलेंगे दोनों महाराष्ट्र और गुजरात। हालांकि पॉपुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। महाराष्ट्र की आबादी जहां पे आपको मिलेगी 11 करोड़ 30-40 लाख के आसपास, वहां पर गुजरात की आबादी है 6 करोड़ 30 लाख के आसपास। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि दोनों स्टेट्स को चाहिए नौकरियां, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट चाहिए, ताकि जो ये बड़ी आबादियां हैं इनसे ये ग्रोथ निकाल पाए। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पिछले 3 महीनों में महाराष्ट्र ने 2,25,000 करोड़ रुपीस के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये गवा दिए। और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं या तो चले गए जी गुजरात में या फिर किसी और स्टेट में चले गए। यहाँ पर आप देख पाओगे ये लिस्ट है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र ने खो दिया गुजरात के हाथों, ये है वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो वैसे बनना था महाराष्ट्र में, इवेंचुअली ये चला गया गुजरात के हाथों। इसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है ये महाराष्ट्र के हाथ से निकल गई। उसके अलावा अब रिसेंटली हम ये भी देख रहे हैं कि टाटा एयरबस का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, 22,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, ये भी महाराष्ट्र के हाथ से निकल के चला गया गुजरात में। ये जो टाटा एयरबस का प्लांट है ये भी अब गुजरात के वडोदरा में बनाया जाएगा। उसके अलावा भी आप अगर देखें तो कुछ और छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि 3,000 करोड़ रुपीस का एक बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट था, ये मिलना था महाराष्ट्र को, मगर महाराष्ट्र को नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा 424 करोड़ रुपीस का एक मेडिकल डिवाइसेस प्रोजेक्ट था। ये सारी चीजें, ये सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिल सकते थे, मगर जब से महाराष्ट्र में हमने देखा है कि सरकार का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, महाराष्ट्र के हाथ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो ये प्रोजेक्ट हैं ये चले गए हैं या तो गुजरात के पास या फिर बाकी स्टेट्स के पास। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज के समय इस पर पॉलिटिक्स तो बिल्कुल होगी। रिसेंटली महाराष्ट्र के ही जो बहुत सारे नेता हैं ये कह रहे हैं कि एक और प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ से निकल गया। ये यहाँ पर आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि ये पहले ही कह रहे थे कि जो करंट गवर्नमेंट है ये महाराष्ट्र में इंडस्ट्री नहीं बचा पाएगी। तो ये यहाँ पर बेसिकली आरोप लगा रहे हैं कि करंट जो महाराष्ट्र में सरकार है इनको या तो अपने मिनिस्टर को हटाना चाहिए, उनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि क्लियरली महाराष्ट्र के हाथ से ये मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट एक के बाद एक जाते जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक पहलू ये भी है, जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट महाराष्ट्र ने गवाया है ना, टाटा एयरबस वाला, ये प्रोजेक्ट नागपुर महाराष्ट्र में ही बना रहे, गुजरात में ना जाए, इसके लिए कई महाराष्ट्र के बड़े जो नेता हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, चिट्ठियां लिखी, काफी बार टाटा को, एयरबस कंपनी को ये कहा कि प्लीज़ ये जो प्रोजेक्ट है आप महाराष्ट्र में बनाइए, महाराष्ट्र में आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मगर इन दी एंड टाटा और एयरबस ने चूज़ किया गुजरात को। यहाँ पर आप देख पाओगे नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में कहा था कि नागपुर इनके लिए बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन होगी। और देखो, नितिन गडकरी साहब के लिए ये सब बोला इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि कल को जब महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे तो इनको महाराष्ट्र के जो वोटर्स हैं उनके सामने जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा उनको कि देखिए क्यों मैं ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये महाराष्ट्र के पास नहीं ला पाया, बाकी स्टेट्स के पास ये क्यों चले गए। तो इसलिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में ही बने रहे। मगर क्लियरली नितिन गडकरी जी की जो कोशिशें हैं ये भी फेल हो गई। और जो ये टाटा एयरबस की डील है ना, इसके बारे में जान लो ये है क्या और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, भारतीय वायुसेना को ना ट्रांसपोर्ट विमान चाहिए, और भारतीय वायुसेना ने यह सोचा कि हम बहुत सारे टोटल 56 C295 एयरक्राफ्ट हम परचेज करेंगे, या तो डायरेक्टली या फिर इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के बाद। ये आपके सामने है वैसे C295 एयरक्राफ्ट। ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एयरक्राफ्ट कोई मिसाइल वगैरह नहीं मारता, ये आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। तो भारतीय वायुसेना को चाहिए थे टोटल 56। और एयरबस जो एक यूरोपियन कंपनी है, उसने एक डील करी भारत की कंपनी टाटा के साथ कि ये लोग 40 ऐसे विमान इंडिया में करेंगे मैन्युफैक्चर, और जो बाकी 16 विमान हैं ये सीधा यूरोप से रेडी कंडीशन में इंडिया को भेजे जाएंगे। तो ये आप कह लीजिए इस डील में एक डायरेक्ट परचेज भी है और मेक इन इंडिया का कंपोनेंट भी है। और टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होनी है ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ रुपए की। हजारों नौकरियां यहाँ पर बननी है। और उसके अलावा देखिए, खास बात ये भी है कि ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। यहाँ पर सिंस मिलिट्री का एंगल शामिल है, डिफेंस का एंगल शामिल है, तो क्या होगा, इससे अब गुजरात में ना एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि ये पहली बार होगा भारत के इतिहास में जब प्राइवेट कंपनीज भारत में
एक मिलिट्री का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट करेगी मैन्युफैक्चर। ऐतिहासिक है अपने आप में। तो इसकी वजह से क्या होगा इन द फ्यूचर के गुजरात में बहुत सारी स्टार्टअप्स, बहुत सारी कंपनीज और ओपन होंगी जो बहुत सारी सर्विसेज, कंपोनेंट्स ये सब सप्लाई करेंगी एयरबस और टाटा को। तो गुजरात को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। और इसलिए आपने देखा होगा ग्लोबल मीडिया ने भी इस टॉपिक को प्रॉपर्ली कवर किया है कि गुजरात में टाटा बनाएगा मिलिट्री एयरक्राफ्ट एयरबस के साथ। एयरबस यूरोप की बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एयरप्लेन। ये बात पूरे यूरोप, यूएस हर जगह फैलेगी। नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए, महाराष्ट्र में आज के समय ब्लेम गेम इस बात को लेकर चल रहा है कि एक्चुअली कौन सा नेता पावर में था, कौन सी सरकार पावर में थी जब टाटा एयरबस डील फाइनलाइज करी गई थी। अभी तो देखो अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है। आज से कई महीने पहले ही डॉक्यूमेंट साइन कर लिए गए थे कि टाटा एयरबस इस स्टेट में जाके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो अभी के लिए जो बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, वहां के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एमवीए सरकार चला रहे थे महाराष्ट्र में, एक गठबंधन की सरकार चला रहे थे, उसी वक्त टाटा एयरबस ने डिसाइड कर लिया था कि गुजरात में सेटअप करेंगे ये प्लांट। तो अभी जो ब्लेम है ये बीजेपी की सरकार पे नहीं आना चाहिए, ये महाराष्ट्र के करंट मिनिस्टर ने कहा है। मगर मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि उदय सामंत साहब जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, इन्होंने सितंबर में ये भी कहा था कि टाटा एयरबस का जो प्रोजेक्ट है ना, ये कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में आ जाए। और ये स्टेटमेंट इन्होंने तब दी थी जब फॉक्सकॉन वेदांता का जो सेमीकंडक्टर वाला प्रोजेक्ट है ये गुजरात ऑलरेडी ले गया था। तो अभी के लिए मैं समझ सकता हूँ महाराष्ट्र की इंडस्ट्री के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये सब डेवलपमेंट्स डीमोटिवेटिंग हो सकती है, क्योंकि 2 लाख नौकरियां कम नहीं होती। उसके अलावा जब बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं एक जगह पर, तो एक पूरा एरिया डेवलप होता है, आसपास जो घर होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है, बेसिकली पूरी स्टेट को फायदा मिलता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स भी इकट्ठा करती है, वो टैक्स फिर लगता है एजुकेशन पे, सड़कों पे। ओवरऑल एक बड़ी आबादी को इससे बेनिफिट मिलता है। तो अब मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं से ना एक मेजर प्रोजेक्ट पकड़ना होगा इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि एक इमेज जो बन रही है ना लगातार कि महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जा रहे हैं गुजरात में या फिर महाराष्ट्र के बाद, ये महाराष्ट्र की जो इमेज है एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, इसके लिए अच्छा नहीं है। अब मैं यहाँ पर वैसे ये कहूंगा कि महाराष्ट्र के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि सऊदी अरामको के साथ मिलकर कई कंपनियां हो सकती है कि $44 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी बनाए महाराष्ट्र में। इस पर बात चल रही है, बहुत ही जल्द आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, जो अब बाय द वे सऊदी अरेबिया के बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं, तो ये इंडिया में आएंगे बहुत ही जल्द। ये वैसे G20 समिट को अटेंड करने के लिए जब जाएंगे ना इंडोनेशिया में, तो रास्ते में पहले इंडिया में रुकेंगे। और वहां पर बात की जा रही है कि महाराष्ट्र में जो ये मेगा वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, इस पर ये कोई फाइनल बात बोलेंगे या फिर कुछ एग्रीमेंट साइन होगा। अगर ये साइन हो जाता है तो मैं ये कहूंगा कि जो थोड़ा बहुत लॉस अभी महाराष्ट्र को हुआ है इन्वेस्टमेंट्स का, ये पूरा हो जाएगा। एक आप कह लीजिए जो एक मनोबल होता है ना स्टेट का एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ये वापस खड़ा हो जाएगा। और मेरे हिसाब से देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, चाहे जीडीपी के हिसाब से देखो आप, टैक्स के हिसाब से देखो, रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मनोबल गिरना नहीं चाहिए। अभी के लिए ठीक है, गुजरात में इलेक्शन चल रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात के ज़्यादा न्यूज़ में रहेंगे, बट इवेंचुअली वी नीड टू मेक श्योर कि महाराष्ट्र ज़्यादा पीछे ना रह जाए और लगातार यहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स आए इन द नियर फ्यूचर। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में इनमें से वो कौन सा देश है जिसको FATF ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सिंगापुर, म्यांमार, कांगो या फिर श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं देने वाला क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो में। उस सब के अलावा इसका आंसर वैसे भी आपको गूगल करके मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में सब लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सही आंसर जो लोग देंगे कमेंट सेक्शन में, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे एसएससी के एग्जाम का कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पे और फिर जो ये सारे कोर्सेज हैं आपके सामने आ जाएंगे। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ना कि 24 महीने का जो कोर्स है ये आपको पड़ेगा 337 रुपीज पर मंथ का। ये प्राइस पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।